हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुभव उपाध्याय और आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर मैं ये कहूं कि आज हम खत्म करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सिर्फ 1 घंटे में। हर एक चीज जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगा और आपके दिमाग में हर वो काम की चीज बैठ जाने वाली है। तो जल्दी से बताओ, क्या ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर रहा है? क्या ये चीज जब गिराई जा रही है तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर रही है क्या? तो इतनी सारी बातों को जब आप देखोगे तो कोई भी चीज जब सीधे सीधे घूम रही है, सीधे सीधे चल रही है, तो हम बोलेंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई? तो स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। इस पूरे स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए पहले से ही हमने एक सीरीज बना रखी है। पूरी सीरीज के अंदर लेक्चर बाय लेक्चर 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर अच्छी डिटेल में कवर करा है। ग्राफ के लेक्चर में बकायदा ग्राफ के बारे में सब कुछ बताया गया है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बेसिक मैथ्स में लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री के भी सेशन बने हुए हैं और बहुत प्यारे सेशन बने हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो सब कुछ डिटेल में है, ठीक है। लेक्चर वाइज नहीं देखना, सिर्फ डिफरेंशिएशन 1 घंटे में खत्म करना है तो ये वाला लेक्चर है। इंटीग्रेशन 1 घंटे में खत्म करना है, वो वाला लेक्चर है। सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक। अब ये वाले लेक्चर में क्या होगा? 1 घंटे में सब कुछ खत्म होगा। तो कैसे होगा? तो ये चीज आपके लिए बड़े मेहनत से बनाई गई है। मैंने बहुत ज्यादा बैठ के प्लान करके इस पूरी चीज को बनाया है और ऐसे दिखाया है कि किस तरह से आपको हर एक चीज प्रॉपर तरह से समझ में आएगी, कैसे क्रोनोलॉजी में बैठेगी और आप सब कुछ पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस पूरी मेहनत के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूर 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 बनता है। अगर इसी सीरीज का आपको अगला वीडियो चाहिए तो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर का मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं। मुझे डेटा पता चल जाता है, हर एक चीज का डेटा यहां पर दिखेगा। अगर 1000 सब्सक्राइबर इस वीडियो पर आ गए तभी इस सीरीज का 60 मिनट का अगला वीडियो आएगा। और अगर 1000 सब्सक्राइबर आ गए तो एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मैं आपको और दूंगा, जिसमें मैं आपको माइंड मैप की एक सीरीज दूंगा, जिसमें मैं 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पूरे चैप्टर का माइंड मैप दूंगा। क्लियर? सारे चैप्टर्स के लिए ये वाली चीज हम सीरीज शुरू करने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं हम ये वाला सेशन। इस पूरे सेशन में हर बार की तरह चीकू भैया ने 3 पार्ट में डिवाइड करा है पूरे चैप्टर को। तो यहाँ चैप्टर में का पहला पार्ट कौन है? जिसमें एलिमेंट्री टर्म्स मतलब इंट्रोडक्शन वाली बात कर लेंगे। दूसरा जिसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। और तीसरा पार्ट जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मतलब एलिमेंट्री टर्म वाला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज मोशन और ये सारे टर्म्स। सबसे पहली बात, चीकू भैया ये मोशन क्या होता है? चीकू भैया ये मोशन क्या होता है? क्या आपको मेरे होठ भी हिलते हुए दिख रहे हैं इस चीज में? चीकू भैया क्या ये मोशन क्या होता है? जब आपको हर एक चीज पूरी स्टेशनरी दिखने लगे तो आपको लगता है कि भैया वो वाली चीज मोशन नहीं कर रही। पर जब भी जैसे ही आपको कोई मूवमेंट दिख रहा है, कुछ भी मूव होते हुए दिख रहा है, यू आर गोइंग टू से कि हाँ भाई यहां पर मोशन है। समझ में आ गया आपको? तो कभी भी कहीं पर भी कोई चीज मूव कर रही होगी, अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी, किसी भी तरह से कोई मूवमेंट है, आप बोलेंगे वहां पर क्या है? मोशन है। आप देख सकते हैं इस तरह की कोई इमेज, मोशन यहां पर आपको दिखेगा। मतलब अगर एक इंसान ने यहां से यहां तक, यहां से पहले यहां था, थोड़ी देर में वहां पहुंच गया, कोई ऑब्जेक्ट है यहां था वहां पहुंच गया, वो क्या होगा? मोशन हो गया। उसने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, उसने अपना लोकेशन चेंज कर दिया, भले ही वो वापस आ गया, ठीक। मेरा जो भी मोशन है वो अगर पोजीशन चेंज होकर वापस में वहीं पे आ गया तो भी मैंने मोशन किया है। समझ गए क्या? पुराने समय में ये होता था, क्लास में टीचर देखे तब आप हिलते हुए नहीं, एग्जाम में चीटिंग हो रही है तो आपको यही होता है, एग्जामिनर के रिस्पेक्ट में मैं एकदम सीधे रे बैठा रहूंगा, पर जैसे एग्जामिनर उधर देखेगा ऐसे कर लूंगा। तो ये वाली चीज क्या है? उन्हें नहीं दिख रहा पर तुमने मोशन किया है। अच्छा, जिसको दिख रहा है उसके लिए आप मोशन में हो, जिसे नहीं दिख रहा आप उसके लिए, उसे लगेगा कि अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। पर आपने मोशन किया है, आपकी पोजीशन चेंज होकर वापस वही आ गई, मोशन है। सॉर्टेड है भैया। तो अभी मोशन के बाद पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये कौन सी चीज होती है चीकू भैया? इनके बारे में बताओ। तो अगर किसी चीज की लोकेशन बता दो कि अच्छा यहां से वो इतनी दूर बैठा हुआ है, यहां से जाओगे तो इतनी दूर आएगा, यहां से जाओगे उतनी दूर आएगा, तुमने उसकी क्या बता दी? पोजीशन बता दी, ठीक है। किसी भी रेफरेंस पॉइंट में यहां से इतनी दूर है, समझ में आया? तो किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर किसी की लोकेशन बता रहे हो, तुमने पोजीशन बता दी। अच्छा पोजीशन बता दी क्या? अच्छा, तो पोजीशन किसी भी चीज की लोकेशन होती है एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो चेंज इन पोजीशन क्या होता है?
कि यहां से पहले वो इतनी दूर रहता था, अब उसने घर शिफ्ट कर लिया, इतनी दूर रहने लग गया है। कि भैया हमारे पास यहां पर एक राजू नामक पदार्थ रहता था, लड़का रहता था, तो वो यहां से 10 किलोमीटर दूर रहता था। अब उसने घर शिफ्ट कर लिया है, वो यहां सर सीधा जाओगे तो 10 नहीं है, वो 12 किलोमीटर दूर रहता है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो 2 किलोमीटर आगे चला गया ना। कितना पोजीशन चेंज हुआ? 2 किलोमीटर। कितना पोजीशन चेंज हुआ? 2 किलोमीटर। वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो किसी चीज का पोजीशन चेंज हो जाता है तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एक होता है पाथ लेंथ। इसी के बाद अगर अपन बात करें तो एक चीज होती है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है? कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ये जो लेंथ है, ये कौन सी लेंथ होगी? पाथ लेंथ। ठीक, ओके। पर अगर इससे इस तक की बात करें, एकदम यहां से यहां तक गए, तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटी पाथ लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सबसे छोटी पाथ लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल्ड है उसे पाथ लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो रास्ते की जो, जैसे समझो कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसे मुझे यहां रखना है, तो मैं उसे उठा के ऐसे रख दूंगा, तो सीधे रख दिया तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। पर मैंने ऐसे उठाया, ऐसे रखा, तो ये जो चीज हुई, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इसने ऐसे ऐसे जो ट्रेवल करा वो एक्चुअल पाथ लेंथ था, पर डिस्प्लेसमेंट उसका उतना ही है। समझ में आया? सबसे छोटे पाथ लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और सब पाथ लेंथ जितनी होती है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? एवरीवन इज सुपर सुपर डुपर सॉर्टेड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट की क्या होती है? पोजीशन, क्या होती है लोकेशन, क्या होता है उसका डिस्टेंस, क्या होता है उसका डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीजें हमें बेसिक है, हमने 9th-10th में पढ़ रखी है, हमारी एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखी। मैंने सिर्फ तुम्हें ज्ञान के छींटे मारने के लिए चीज कवर कर ली। ठीक, अब डायरेक्शन क्यों डिफाइन करते हैं? जब भी अपन को डायरेक्शन वगैरह की कब जरूरत पड़ती है, कहां डिफाइन करना पड़ता है, तो देखो डिस्टेंस के लिए कभी भी डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। ठीक, वो प्रश्न से पता चलता है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई कितनी दूर से आ रहे हो, वो बोलेगा 10 किलोमीटर से। अच्छा, वो बोले कि तुम किधर से आए हो, बोले हम बहुत दूर इस तरफ से आए हैं, पानी गिर रहा था उधर, ऐसे करके बताया। तो जब उसने इस तरफ बताया तो वो आदमी पूछ रहा है किस तरफ से आए हो, तो उसने डायरेक्शन पूछी, इधर से आए हो कि इधर से आए हो। समझ में आया? तब वो डायरेक्शन पूछ रहा है, तब वो उस इंसान की डिस्प्लेसमेंट जानना चाह रहा है कि वहां से यहां तक ये उधर से आया है, तो सीधा तो आया नहीं होगा, उधर से आया। जैसे तुम्हारा घर है, कि मेरा घर किधर, तुम्हारा घर किधर है? उधर है, तो क्या तुम उधर से सीधे आए हो? नहीं। जब तुम ऐसे बता रहे हो तो तुम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो कि यहां आया हूं, वहां से आया हूं। ठीक, अब वो पूछेगा अच्छा वहां से यहां तक आने में कितना चलना पड़ता है, तो बोले पहले नीचे जाना पड़ता है, फिर घूम घूम के घूम घूम के ऐसे घूम घूम के फिर यहाँ आना पड़ता है, तो 3-4 किलोमीटर लग जाता है। तो तुमने तब डिस्टेंस बताई। बेटा समझ गया बहुत अच्छे से? क्लियर है? सॉर्टेड है? क्लीन है? चलो, अब यहां पर डायरेक्शन कैसे दिखाई जाती है? क्योंकि 1D मोशन है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि भैया इस तरफ अगर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और इस तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस में, एक ही लाइन में। ठीक, अच्छा, वाई एक्सिस में अगर ऐसे में मोशन हो रहा है, तो जैसे मैंने दिखाया था आपको कि कोई भी चीज अगर गिरती है तो वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, तो एकदम सीधे गिरी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला जाता है, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव बोला जाता है। मतलब कोई भी चीज नीचे है तो वो नेगेटिव होगी, और कोई भी चीज का डायरेक्शन ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगा। कोई भी चीज इधर है तो पॉजिटिव होगी, इधर है तो नेगेटिव होगी। ठीक है, एक्सिस के हिसाब से, कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से डायरेक्शन होती है। सॉर्टेड है? चलो डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। चीकू भैया यहां से शुरू हुआ, x इज इक्वल टू -1 से गया कहां पर? 5 तक। तो टोटल ये भाई डिस्प्लेस हुआ है, यहां से वहां डिस्प्लेस हुआ है, तो टोटल कितना डिस्प्लेस हुआ है? डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल। फाइनल x कितना है? +5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन +5 है। इनिशियल कितना है? माइनस इनिशियल -1। बड़ा समझ गए? जरा जल्दी से समझाओ। यहां से वो वहां तक गया है +5 माइनस ऑफ -1, तो ये आ गया 6। यहां से वहां तक इसका 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? इधर से उधर तक 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है भैया। क्लियर? अब अपन आ जाते हैं मुद्दे की बात। चीकू भैया हमने समझ लिया क्या? पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब हम समझना चाहते हैं कि ये वेलोसिटी वाला क्या सीन होता है। इस चैप्टर में हमें सीखना होता है बेसिक बेसिक टर्म। तो अब ये लोग आपको सिखाना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है?
तो समझो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे बैठा है, तो क्या हमेशा वहीं बैठा रहेगा? ठीक है, कोई हमेशा तो वहीं नहीं बैठा रहेगा। अब वो बैठा है तो उठ के चलेगा, तो जैसे ही वो चलेगा लोग पूछेंगे तेज चल रहा है कि धीरे चल रहा है? लोग ये पूछे ये तेज तो नहीं चल रहा है, ठीक है, यही पूछते ना। तो ये तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? ये तुम्हें पता चलेगा वेलोसिटी से। अब वेलोसिटी क्या होती है, यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो तेज चल रहा है धीरे चल रहा है, ये पता चलता है उसकी वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या होती है वो हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। तो जब भी कोई गाड़ी का, रेसिंग का तुम इस तरह से वीडियो देखोगे तो तुम्हें यहां पर इस गाड़ी के वीडियो में स्पीडोमीटर पर यहां पर कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है वो कितना तेज चल रहा है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में, और यहां पर इस जगह पर तुम्हें उसकी डायरेक्शन, वहां तुम्हें क्या दिख रहा है? स्पीड दिख रही है, उसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है, कितनी तेज चल रहा है उस सेकंड, उस क्षण पे वो कितना तेज चल रहा है, और यहां दिख रही है डायरेक्शन। तो जब ये दोनों चीज आपको बताती है, एक बताता है डायरेक्शन, प्लस वहां पर से पता चलती है स्पीड, उस क्षण की स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड जब तुम्हें पता चलती है, तो डायरेक्शन प्लस इंस्टेंटेनियस स्पीड तुम्हें क्या बताती है? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बड़ा समझ गए? तो वहां स्पीडोमीटर है, वेलोसिटीोमीटर नहीं है, स्पीडोमीटर है। उसका मैग्नीट्यूड दिखता है कि इतना इससे चल रहा है, वो सिर्फ स्पीड बता रहा है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। यहां पता चलता है दिशा, तो डायरेक्शन प्लस स्पीड दोनों मिला के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, चिकू भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? चिकू भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, उस क्षण पे वो कितनी तेज जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है, ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चिकू भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ उसे देखें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। चिकू भैया ये सारी चीजें मेरे को ना सब पता थी, तुमने कुछ नया बताया नहीं है, तो अब कुछ अच्छी चीज बता दो। मैं बोलता हूं ठीक है, ध्यान से देखो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अब अपन बड़े बच्चों वाली बातें करते हैं कि भैया ये सब तो 9th में भी पढ़ लिया था, तो हमने 11th में क्या अलग पढ़ा, वही मैं आपको बताने चाह रहा हूं। 11th में हमने जो अलग पढ़ा वो है डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन है क्या? क्योंकि मैं मुझे नहीं आता डिफरेंशिएशन, कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतना आना चाहिए अभी के लिए। नहीं आता, पूरा ज्ञानी बनना है, वो वीडियो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, वो देख लेना। अब यहां देखो कि भैया व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर तुम चाहते हो कि किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज पता करना, रेट ऑफ चेंज क्या होता है चिकू भैया? जैसे y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर लिखा है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, तो तुम चाह रहे हो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक क्वांटिटी है और ये कुछ इन दोनों के बीच में एक रिश्ता है। तो तुम चाह रहे हो कि ये x मतलब y किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है, मतलब y डिपेंड कर रहा है x पे। तो अगर x बदलेगा समय के साथ, भैया समय के साथ कुछ भी बदल सकता है, वो बदल गई, लोग बदल सकते हैं, तुम्हारे दोस्त बदल जाते हैं, परिवार वाले बदल जाते हैं, तो भैया एक्स तो बदल ही सकता है। तो समय के साथ अगर एक्स बदलेगा तो एक्स बदलने से वाई पे क्या फर्क पड़ेगा, यही होता है। तो भैया इसके चेंज होने से वाई कैसे चेंज होगा, यही हम जानना चाह रहे हैं कि भैया समय के साथ अब अगर हम पूछें तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब हम करेंगे तो हम पता चलाएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ठीक है, तो y का कितना बदलेगा जब x बदलेगा, ठीक है, x के बदलने पर। तो हम यहां पर इसे डिफरेंशिएट करते हैं। सिर्फ एक चीज देखो, कुछ भी नहीं आता तुम्हें, सब भूल जाओ, सिर्फ ये देखो, तुम्हें जो नहीं आता ना कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 को नीचे रखा, जब भी डिफरेंशिएशन हो रहा है इस 2 को नीचे रखा, तुमने लिखा 2 x की पावर 2 माइनस 1, इस 2 को नीचे उतारा, नीचे उतारने का उस 2 से किराया ले लिया 1 रुपए, तो 2 माइनस 1 हो गया, अपॉन कुछ भी नहीं, कोई अपॉन कुछ भी नहीं, बस हो गया। तो कितना आ जाएगा 2x। बड़ा समझ गए? अगर यहीं पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो क्या करोगे, तुम लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स क्यूब के लिए 3 को नीचे उतारोगे, लिख दोगे 3x स्क्वायर, या फिर 3 को नीचे उतारा, 3 से नीचे उतारने के 1 रुपए ले लिए, 3 माइनस 2, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर। इतना डिफरेंशिएशन आ गया तुम्हें, इतना तो आता ही होगा, बस इतने की जरूरत है। अब यहां पर क्या हो जाता है, हम जो बड़े हुए हैं हमने ये सीखा है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आ गया, अब क्या करेंगे चिकू भैया, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों आ गए, अब क्या करेंगे? तो हम लिख देंगे सिंपल सी बात, डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे, और जो इसका डिफरेंशिएशन था 2x, इसको डिफरेंशिएट करा 2x आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चिकू भैया अगर यहां पर y इज इक्वल टू एक 3 आ गया, ऐसे लिखा गया 3 आ गया, आप क्या करेंगे? इसका dy बाय dx 0 आएगा। क्यों 0 क्यों आ गया चिकू भैया? अरे भैया
हमने dy बाई डी एक्स निकाला ना, तो ये यही पूछ रहा है ना कि x के चेंज होने पर y का चेंज कैसे होगा। तो यहाँ तो x है ही नहीं। अरे भाई ये तो नंबर है, एक नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो आता है क्योंकि नंबर तो चेंज होगा ही नहीं। तो 3 के चेंज होने पर y चेंज होगा ही नहीं क्योंकि 3 चेंज ही नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया, अब क्या होगा चीकू भैया? तो अब भाई ये होगा कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 क्यूब। भैया एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करके दिखाया था, 3x स्क्वायर लिख दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चीकू भैया ऐड में है? हाँ बिल्कुल ऐड में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, इनके डिफरेंशिएशन भी ऐड कर दो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अभी करके बताया था, तो इसका 0 हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। समझ गए क्या बेटा? बहुत अच्छे से, इतने में पूरा डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। यही सबसे ज्यादा काम आने वाला है। ओके चलो, अब भैया हम इस डिफरेंशिएशन का यूज क्या करते हैं? रेट ऑफ चेंज निकालने में। इस पूरे डिफरेंशिएशन का यूज हमें सिर्फ कहां पर है? रेट ऑफ चेंज निकालने में। जो कहां आएगा? तो जैसे अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया तो वेलोसिटी का डेफिनेशन ही लोग बताते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को डिफाइन ही ऐसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन ही ऐसे बताते हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या dx अपॉन dt लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, मतलब अगर हमें x दिया हो, मतलब अगर हमें किसी क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर दिया हो चीकू भैया, तो हम यहां पर इसे dx अपॉन dt कर देंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो 2 t की पावर 2 माइनस 1, 2 को नीचे लाए, t की पावर में से 2 माइनस 1 कर दिया, तो ये 2t आ गया। क्या? बिल्कुल आ गया, 2t आ गया। तो ये 2t क्या है? 2t क्या है भाई? वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी है। समझ में आया क्या? अच्छा चीकू भैया, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल, अगर कहीं पर पोजीशन इज इक्वल्स टू ऐसे दे रखा है 1, तो अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट करा तो dx अपॉन dt लिखूंगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 1 का रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं। अच्छा, तो अगर कहीं पर x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t प्लस 1 लिखा होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे चीकू भैया? देखो जरा ध्यान से, dx अपॉन dt लिखेंगे जो कि बराबर होगा वेलोसिटी के, कोई दिक्कत नहीं है। टी क्यूब को लिखेंगे 3t स्क्वायर प्लस 2t आ गया चीकू भैया, यहाँ तो 2t आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई वाले 2 को टच नहीं करेंगे, ये 2 t के साथ बैठा हुआ है ना, तो 2 से बात नहीं करेंगे, t से बात करेंगे। 2 t के साथ बैठा हुआ है, 2 से बात नहीं करेंगे, 2 को बाहर रख दिया, t से बात करेंगे, तो इसे लिख देंगे dt की पावर, ध्यान से देखना t का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। इधर देखो, y इज इक्वल्स टू अगर t x इज इक्वल्स टू अगर t आ रहा है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू अगर हमारे सामने t आ रहा है, तो अब हम क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt। t की पावर कितनी है? 1, तो 1 को नीचे लाए, 1 से 1 रुपए ले लिए, तो 1 मल्टीप्लाई t की पावर 0, तो 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन, x इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई में कौन? t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। समझ गए? और 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। यहां तक सारी बातें मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। डिफरेंशिएशन हमें रेट ऑफ चेंज देता है। ओके चलो अगली चीज, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन चीकू भैया? डिफरेंशिएशन हमें रेट ऑफ चेंज देता है, इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? अच्छा चलो एक बात बताओ कि अगर x इज इक्वल्स टू या फिर y इज इक्वल्स टू, इस तरह से लिखा हुआ है, कहीं भी ऐसे लिखा है y इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर y इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब कहीं पे लिखा हुआ है, मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया dy अपॉन dx, तो इसके 3 रुपए उतार लिए, और x की पावर 3 माइनस 1, तो इसे 3 माइनस 1 3x स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, मुझे तो इसमें वापस जाना है, तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? मैंने किसी चीज को डिफरेंशिएट कर दिया, मुझे वापस वहीं पर जाना है, तो अब मैं वापस वहीं पे जाने के लिए इंटीग्रेट यूज करूंगा। बेटा समझ गए? तो जो नीचे उतरने की सीढ़ी होती है वो डिफरेंशिएशन, और जो वापस ऊपर चढ़ने की सीढ़ी होती है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्या बहुत अच्छे से समझ में आ गया? नीचे उतरने की सीढ़ी डिफरेंशिएशन, वापस ऊपर चढ़ने की सीढ़ी इंटीग्रेशन। तो इससे इधर आए डिफरेंशिएशन, इधर से वापस ऊपर गए इंटीग्रेशन।
सॉर्टेड है, क्लियर है, क्लीन है। अब यहां देखते हैं, समझो जरा कि अगर यहां पर मेरे पास किसी ने बोल दिया कि dy बाई डी एक्स, इसको मैं कोई और क्वांटिटी बोल देता हूं, सपोज w, w नाम दे दिया, dy बाई डी एक्स बड़ा गंदा लग रहा है ना देखने में, इसलिए लिख दिया w। तो w dx ऐसे लिखेंगे, w dx और इंटीग्रेशन, और यहां पर लिखेंगे 3x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। बेटा समझ गए? तो w इज इक्वल टू 3x स्क्वायर था, तो इधर भी dx लगा दिया, उधर भी dx लगा दिया, दोनों तरफ लगाया तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। घर में दो भाई हैं, दोनों को बराबर एक जैसा दिलाया तो दोनों कभी लड़ेंगे ही नहीं, तो दोनों को dx दिलाया, दोनों को इंटीग्रेशन लगाया। ठीक है, हमने बोल दिया कि इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कि जब x इज इक्वल टू 0 से लेके x तक, इसे भी इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके x तक। चीकू भैया ये कहां से आया? जब भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह की चीजें बताएगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह की चीजें बताएगा, अभी के लिए फड़फड़ाना नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा इस तरह की चीजें बताएगा, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके x तक, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, कहां से कहां तक? 0 से लेके x तक। समझे क्या करा? समझे क्या करा? तो याद है पहले हमने क्या करा था, पिछली बार हमने क्या करा था, इस 3x स्क्वायर में से पिछली बार हमने 2 को नीचे, 2 के लिए नीचे उतार रहे थे, 1 रुपए ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर जब दिया हुआ है तो इसे 1 रुपया इसका वापस कर देंगे, और जितना ये 3 है इससे इस बार डिवाइड करेंगे। पहले वो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये 2 प्लस 1 जो आ रहा है इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब डिवाइड करेंगे। एकदम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अब इस चीज को लिख देंगे 0 से लेके x, ये 3 से ये 3 कट गया, आ गया x क्यूब। x क्यूब कहां से कहां तक? 0 से लेके x तक। एक बार इसके अंदर x डालेंगे तो आ जाएगा x क्यूब, एक बार इसके अंदर 0 डालेंगे आ जाएगा 0, ये आ गया x क्यूब। भाई बहुत अच्छे से समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? फिर से देखते हैं, अगर कहीं पर x इज इक्वल्स टू टी क्यूब है, चीकू भैया आप तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिखा रहे थे, यहां तो x इज इक्वल्स टू टी क्यूब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। y की जगह पर x है, x की जगह पर t है, तो हम यहां पर dx अपॉन dt वाली चीज पता करते हैं। तो यहां पर क्या पता करेंगे? यहां पर ध्यान से देखना, x dt इंटीग्रेशन, और यहां पर लिखेंगे टी क्यूब dt इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? इसे 0 से कहीं t तक, इसे 0 से कहीं t तक। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। इस जगह पर क्या किया जाएगा अब? तो t जो क्यूब है, t क्यूब के लिए लिखा जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, कहां से कहां तक? 0 से लेके t तक। एक बार इसके अंदर डालेंगे t, तो t की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0, जैसे 0 डाला 0 आ गया। बहुत अच्छे समझ में आया? फिर से देखते हैं, अगर x इज इक्वल्स टू यहां पर दिया हुआ है t स्क्वायर, अब क्या करोगे? x dt लगाओगे, जो t स्क्वायर है ना तो इधर dt लगा दिया, t स्क्वायर के साथ dt लगा दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया, 0 से लेके t, 0 से लेके t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी यहां तक मुझे नहीं लगता आपको आएगी। फिर जब आपने जैसे ही इसे इंटीग्रेट करा तो टी स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 को 1 रुपया दिया और 2 प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? 0 से लेके t, एक बार इसके अंदर t डालेंगे तो आ जाएगा t क्यूब, एक बार इसके अंदर 0 डालेंगे तो आ जाएगा 0, t क्यूब बाय 3 और 0। बेटा मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक नहीं है? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पोजीशन, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी का क्या लेना देना है। तो हमने ये सीखा था चीको भैया कि जब भी हमें ऐसा कुछ पता करना हो कि अगर पोजीशन दिया हो और वेलोसिटी पता करना हो, तो वेलोसिटी क्या है? पोजीशन का रेट ऑफ चेंज, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt है। ओके, तो वेलोसिटी जो है वो पोजीशन का रेट ऑफ चेंज है, मतलब पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। अच्छा, वेलोसिटी का भी कुछ रेट ऑफ चेंज होगा क्या? हाँ, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होगा एक्सीलरेशन। तो अगर यहां पर एक्सीलरेशन है तो हम वेलोसिटी को क्या कर चुके हैं? डिफरेंशिएट। मतलब अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। बहुत बढ़िया, मतलब इधर से इधर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब इधर से इधर जाना है तो फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बिल्कुल, ओके। अच्छा चीकू भैया, एक्सीलरेशन से मुझे वेलोसिटी चाहिए तो अब क्या करना पड़ेगा? अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, मतलब ऊपर से नीचे जाने की सीढ़ी डिफरेंशिएशन, इधर से और नीचे जाने की सीढ़ी डिफरेंशिएशन।
ठीक, अच्छा इधर से ऊपर जाने की सीढ़ी इंटीग्रेशन, इधर से और ऊपर जाने की सीढ़ी इंटीग्रेशन। बेटा समझ गए क्या? ये इन तीनों का रिश्ता है। आपको ये पूरी की पूरी चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। वेलोसिटी का पोजीशन का रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन पोजीशन होगी। समझ में आ गई क्या भैया ये सब बात बहुत अच्छे से? ठीक है, अब एक्सीलरेशन क्या थी चीकू भैया? एक्सीलरेशन चीकू भैया इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज इंटी, अभी तो बात करी थी। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हमें बताती है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। क्या बात क्लियर है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हमें बताती है वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। अब चीकू भाई एवरेज एक्सीलरेशन भी कुछ होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। एवरेज एक्सीलरेशन जो होती है, एवरेज एक्सीलरेशन जो होती है वो हमें बताती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा समझो, अगर कहीं पर वेलोसिटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। इस तरह से वेलोसिटी, ये कौन सी इंस्टेंटेनियस है। अगर यहीं पर इसका एवरेज लिखना हो, यहीं पर हमें वेलोसिटी का एवरेज लिखना हो तो हम लिखेंगे चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो डिफरेंशिएशन मतलब छोटे छोटे ले रहे हैं, एवरेज निकालना है तो बड़ा बड़ा चेंज ले रहे हैं। तो जब बड़ा चेंज ले रहे हैं तो एवरेज आ रहा है, छोटा चेंज ले रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस आ रहा है। यहां तक सब बात क्लियर है क्या? आपको बहुत ही अच्छे से सारी की सारी बात समझ में आ गई क्या? ओके, क्लियर, सॉर्टेड है। चलो आगे देखते हैं। हमारे पास एक सवाल है। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि ये पोजीशन दे रखी है कार की। क्या तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? इस चीज की तुम्हें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई। इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार एट t इज इक्वल्स टू 2। तो भैया x इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। क्या आपको पता है वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा? क्या आपको आता है वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए लिखना होगा dx अपॉन dt। तुमने इसे क्या करा? डिफरेंशिएट करा। जैसे ही तुमने इसे डिफरेंशिएट करा, ये आ गया 3 इंटू 2t माइनस 2 प्लस 0। बेटा t का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना? t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t यहां पे लिख दिया, t का डिफरेंशिएशन यहां पे मैं लिख देता हूं 1। ओके, प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो यह आ जाएगा 6t माइनस 2 प्लस 0। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 6t माइनस 2। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई? अब t इज इक्वल टू 2 डालना है तो t की वैल्यू 2 यहां पर डाल दो। वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आ गई क्या बात समझ में? काफी अच्छे से क्लियर है भैया। सभी प्राणी को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ओके, सॉर्टेड है। चलो अगर मैंने यहां पर तुम्हें एक इक्वेशन दे दी, सपोज x, y दे देता हूं। चलो y डायरेक्शन में मोशन है, और y डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा है तो उसे ऐसा लिख दिया 3t क्यूब। तुमसे पूछ लिया फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहले स्टेप में तुम लिखोगे y इज इक्वल्स टू टी क्यूब चीकू भैया, बिल्कुल आसान है। सेकंड्स इसके बाद तुम इसे क्या कर दोगे? डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई अपॉन डी टी। क्यों? क्योंकि y का रिश्ता t के साथ दे रखा है ना। जो भी इधर होता है उसका dy लिखते हैं, और जो भी इधर होता है उसका dt लिखते हैं। तो dy अपॉन dt लिखा तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया? ये आ गया 3t स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन तो हमने करना सीख रखा है। अब ये dy अपॉन dt, क्योंकि भैया y क्या है? y पोजीशन बता रहा है। ठीक है, जरूरी थोड़ी x की पोजीशन बताएगा। अगर सीधा y में मोशन हो रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है तो y पोजीशन बताएगा, ऐसे पोजीशन हो रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है तो x पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो यहां पर y क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। तो y इज इक्वल टू टी क्यूब। dy अपॉन dt जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा 3t स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी इसकी आ जाएगी 3t स्क्वायर। ओके, तो चिकू भाई अगर मैंने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया dv अपॉन dt तो मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगी क्या? हाँ, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा तो dv अपॉन dt जो कि आ गई एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन कितनी होगी? तो 3 के साथ t स्क्वायर बैठा है। हाँ जी को बैठा है, तो 3 के साथ 3 से बात थोड़ी करेंगे, फिर किससे बात करेंगे? टी स्क्वायर से। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? वो आ जाएगा 2 और t 2 माइनस 1। यहां पर ये चीज आ जाएगी 6t। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 6t। क्या ये बात क्लियर है? एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 6t।
अभी देखो, अब हम देखने वाले हैं ग्राफ्स। तो ग्राफ्स क्या होते हैं जी को भैया? ये जो वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? तो तुम्हें एक बात समझनी है कि जब भी कहीं पर ग्राफ दिया होता है तो y और x दिया होता है। एक y एक्सिस होता है, एक x एक्सिस होता है। तो ग्राफ में जब भी कोई कुछ बात कर रहा है, ग्राफ के एक तो स्लोप के बारे में बात करेगा और एक ग्राफ के अंदर इधर जो होता है इस एरिया के बारे में बात करेगा। ठीक? तो या तो ग्राफ का स्लोप पूछ रहा होगा या ग्राफ का एरिया पूछ रहा होगा। अगर हमसे स्लोप पूछा है तो स्लोप, बेटा अगर हमें इक्वेशन दी हो सिंपल, जैसे इक्वेशन x इज इक्वल टू ऐसे दे दी टी स्क्वायर, तो इसमें वेलोसिटी कैसे निकलेगी? तो हम यहां पर dx अपॉन dt करेंगे और 2t इसकी वेलोसिटी निकाल देंगे। तो हमने डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल दी। अब ये भी तो, अगर यहां पर इस तरह से ग्राफ दिया कोई x और t का, तो ये भी तो बेटा x और t का रिश्ता दिया है। जैसे यहां पर x और t का रिश्ता दे रखा है, वैसे यहां पर भी तो x और t का रिश्ता दिया है। तो इसमें हमें रेट ऑफ चेंज dx बाई dt, ये जो वेलोसिटी है, ये इसमें कहां से मिलेगी? इस रिश्ते में वेलोसिटी कहां से मिलेगी? वो मिलेगी इसके स्लोप से। जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता करनी है तो यहां पे स्लोप निकाल लेंगे लाइन डाल के। इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता करनी है तो यहां पे ऐसे लाइन डाल के स्लोप निकाल लेंगे। इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता करनी है, यहां पे लाइन डाल के स्लोप निकाल लेंगे। तो बेटा जितना ये लाइन का ढलान होगा, जितना इस लाइन का स्लोप होगा, उतनी उस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी। समझ गए? तो यहां पर इक्वेशन पर डिफरेंशिएट करके हम क्या निकाल लेते थे? वेलोसिटी। ग्राफ में लाइन डाल के या उसका उस पॉइंट के ऊपर स्लोप कितना है, उस लाइन के ऊपर ढलान कितनी है, इससे हम क्या निकालते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा चीकू भैया, यहां पर ये ग्राफ का एरिया मेन होता है। तो इस ग्राफ से अगर मुझे एरिया में से कोई चीज मिलेगी तो वो कैसे निकालूंगा मैं? इस ग्राफ का एरिया निकाल के। कोई मुझे काम की चीज पता करनी है तो वो कहां से निकलेगी? ग्राफ के एरिया से। कुछ चीज अगर मुझे निकालनी है तो। समझ में आ गया दोनों पॉइंट? अब देखो आगे, हमारे पास तीन तरह के ग्राफ होते हैं। एक एक्सटी ग्राफ होता है, एक वीटी ग्राफ होता है, एक एटी ग्राफ होता है। ठीक है? तो इस ग्राफ के अंदर क्या क्या चीज होगी? एक स्लोप होगा और एक एरिया होगा। तो अगर मैं xt को डिफरेंशिएट करता हूं, याद करो जब मैं xt को डिफरेंशिएट करता था तो क्या मिलता था मुझे? जब मैं x और t के रिलेशन को डिफरेंशिएट करता था, यहां बताया था ना मैंने, x और t का रिलेशन जब मैं डिफरेंशिएट करता था तो मुझे क्या मिलता था? x को डिफरेंशिएट करके v मिलता था और v को डिफरेंशिएट करके a मिलता था। a को इंटीग्रेट करता तो v मिलता था और v को इंटीग्रेट करता था तो x मिलता था। ये याद है सब कुछ तुम्हें? अब यहां देख के मुझे बताओ जरा जल्दी से कि अगर मैं xt को डिफरेंशिएट करता था तो मुझे क्या मिलता था? वेलोसिटी मिलता था। अच्छा, मतलब xt ग्राफ का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है। अच्छा, तो xt ग्राफ का जो स्लोप होगा, अगर यहां पे कुछ बना हुआ, इस ग्राफ का स्लोप हुआ, तो वो मुझे क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ये बात समझ गए? वो मुझे क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो vt ग्राफ का अगर मैंने बनाया यहां पे vt ग्राफ को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे vt ग्राफ का स्लोप क्या मिलेगा? vt का डिफरेंशिएशन, v और t, जब यहां पे कोई v और t का रिलेशन होता था, इसे डिफरेंशिएट करते थे, ये मुझे क्या देता था? एक्सीलरेशन। तो vt को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो v और t को डिफरेंशिएट करने से मुझे क्या मिलेगा? मतलब इस vt ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस xt ग्राफ का स्लोप मुझे दे रहा है वेलोसिटी, vt ग्राफ का स्लोप मुझे दे रहा है एक्सीलरेशन। अच्छा, a और t ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा? जरा सोचो और बताओ, at ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा? at ग्राफ का स्लोप मुझे कोई काम की चीज नहीं देगा, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं और t का डिफरेंशिएशन। कुछ काम की चीज पढ़ी नहीं, हमने तो पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है, बस। अच्छा, तो x और t का इंटीग्रेशन मुझे कुछ देगा क्या? नहीं, x और t का इंटीग्रेशन भी मुझे नहीं देगा। तो इसका एरिया, मतलब इस ग्राफ का एरिया, मतलब इसका इंटीग्रेशन मुझे कोई काम की चीज नहीं देगा। ओके, तो vt का इंटीग्रेशन मुझे काम की चीज देगा। हाँ, v को जब इंटीग्रेट करते थे तो हमें क्या मिलता था? पोजीशन मिलता था। v को जब इंटीग्रेट करते थे तो पोजीशन मिलता था। एक्सीलरेशन को जब इंटीग्रेट करते थे तो वेलोसिटी मिलता था। याद है क्या? हमने ऐसे लिखा था, v x और a। तो a से v जाते थे तो इंटीग्रेशन से जाते थे, v से x जाते थे तो इंटीग्रेशन से जाते थे। क्या x से ऊपर कहीं जाते थे इंटीग्रेट करके? नहीं। तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया। क्या इसका एरिया, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो कुछ काम की चीज बनेगी? नहीं। मतलब x के ऊपर जाएंगे क्या? नहीं, x के ऊपर नहीं जा सकते ना, कुछ काम की चीज वहां है ही नहीं। हमारे काम के तो यही तीनों चीजें हैं। तो x को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो कुछ मिलेगा? नहीं। यहां पर xt ग्राफ को कुछ इंटीग्रेट करेंगे, मिलेगा? नहीं। मतलब इसका एरिया कोई काम की चीज नहीं दे रहा। vt ग्राफ का एरिया,
मतलब वी टी ग्राफ का एरिया मतलब इसका एरिया हमें क्या देगा, इसका एरिया। वी को इंटीग्रेट करते थे तो क्या मिलता था, एरिया मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। वी टी को इंटीग्रेट करते थे तो क्या मिलता था, इसको इंटीग्रेट करने से पोजीशन मिलता था। यहां हमें मिलेगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। बड़ा समझ गए क्या? अब एटी ग्राफ है, एटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है, एटी ग्राफ का स्लोप कोई काम की चीज नहीं दे रहा, क्योंकि हम ए के नीचे जाते ही नहीं थे। एक्स को डिफरेंशिएट करते थे वी पे जाते थे, और वी को डिफरेंशिएट करते थे ए पे जाते थे, और इसके नीचे कहीं और जाते ही नहीं थे। इसके नीचे हम कहीं और जाते ही नहीं थे, ठीक है। तो इसके नीचे कहीं और जाते थे तो इसको डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन स्लोप कुछ काम की चीज नहीं दे रहा। पर इस ग्राफ का एरिया हमें कुछ दे सकता है, इस ग्राफ का एरिया हमें कुछ दे सकता है। एरिया मतलब इंटीग्रेशन, तो क्या ए का इंटीग्रेशन हमें कुछ दे सकता है? हाँ, तो ए का एरिया हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी। ए ग्राफ का एरिया हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी। बेटा समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए क्या सारी की सारी बातें? क्लियर है, क्लीन है, ओके। चलो अब यहां देखो कि अगर मेरे पास तीनों ग्राफ है, एक में एक्सिलरेशन नेगेटिव है, एक में एक्सिलरेशन पॉजिटिव है, और एक में एक्सिलरेशन जीरो है, ठीक, कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट और जीरो, ठीक। तो एक्स टी ग्राफ नेगेटिव एक्सिलरेशन के लिए कैसा दिखेगा? तो मैं याद रखना है, जब यहां पर एक्सिलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ दुखी होगा, समझ गए? तो इस तरह का ग्राफ दिखेगा जब एक्सिलरेशन विल बी लेस देन जीरो, ठीक। अब यहां पर एक्सिलरेशन पॉजिटिव है, एक्सिलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो, खुश दिखेगा ग्राफ, समझ गए? यहां पर ग्राफ दुखी है, यहां पर ग्राफ खुश है, समझ गए? जब पॉजिटिव होगी तो खुश होगा, नेगेटिव होगी तो दुखी होगा। एक्सिलरेशन जीरो, एक्सिलरेशन जीरो में इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ध्यान से समझो बेटा, एक्सिलरेशन जीरो है मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। किसी भी चीज का एक्सिलरेशन जीरो हो जाता है मतलब उसका रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, ठीक। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे दिखेगा, ठीक। ओके, समझ में आया? वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम मान के चल रहे हैं पॉजिटिव कांस्टेंट। सॉर्टेड। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, ये हमें पता है। अब यहां देखो अगली चीज, वीटी ग्राफ। अगली चीज यहां पर देखेंगे वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सिलरेशन। वी और टी का डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है? एक्सिलरेशन। तो वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सिलरेशन। अब एक्सिलरेशन अगर पॉजिटिव है, एक्सिलरेशन अगर नेगेटिव है, और एक्सिलरेशन अगर जीरो है, समझो ये बात, एक्सिलरेशन अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, किसी चीज का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव, ये देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही है, घटती जा रही है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये दोनों चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने का एनसीईआरटी में साफ साफ तरीका दे रखा है, थ्रू ग्राफ। ओके, थ्रू ग्राफ कैसे डिराइव करेंगे? तो थ्रू ग्राफ जब डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो डिराइव होगी ऐसे, यहां पर दिया जाएगा x, यहां पर दिया जाएगा t, सॉरी यहां पर दिया जाएगा v, और यहां पर दिया जाएगा t। कुल v है, t है। अब v और t में क्या होगा? v और t में क्या होगा? यहां देखो साफ साफ, मैं इधर बनाता हूं vt ग्राफ, ये v है और ये t ग्राफ है। तो t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी होगी? t इज इक्वल टू जीरो पे सपोज इसकी वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी u है, इनिशियल इसकी वेलोसिटी u है, t इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन कुछ a है, ठीक। तो t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी है? u दे रखी है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? u है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया, और पॉजिटिव है। तो तुमको अभी दिखाया था कि जब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो होती है हम कांस्टेंट ही एक्सेलरेशन मान रहे हैं, पहले वाले में भी कांस्टेंट ही मानी थी, यहां भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानी है और पॉजिटिव मानी, तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानेंगे और पॉजिटिव मानेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, इधर से डॉट 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 ऐसे करके चले जाएंगे। इस समय पर सपोज ये टाइम कोई टी है, ठीक, ये कोई टी टाइम है, इस समय पर यहां पे कोई फाइनल वेलोसिटी v हो रही होगी, समझ गए क्या तुम लोग? इस समय पर टाइम t है, सॉरी इस समय पे वेलोसिटी v है और इधर टाइम t है। सॉर्टेड।
इस ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सिलरेशन देता है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सिलरेशन देता है। तो थीटा अगर मैं निकाल लूं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, v माइनस यू अपॉन बेस, ये कितना होगा, ये होगा टाइम। समझ में आया, ये किसके बराबर होगा, एक्सिलरेशन के। तो हम लिख देंगे v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, मतलब v विल बी इक्वल्स टू u प्लस 80। भैया ये बात समझ में आ गई, वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू u प्लस 80। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कहां से निकली, ग्राफ से। सॉर्टेड है, क्लियर है, क्लीन है। इसी ग्राफ का अगर मैं तुमसे एरिया निकालने का बोलूं, इसी ग्राफ का एरिया मुझे देगा डिस्प्लेसमेंट, इसी ग्राफ का एरिया मुझे चेंज इन पोजीशन देगा जो कि देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या चेंज इन पोजीशन के लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, हाफ अपॉन हाफ मल्टीप्लाइड विथ, ध्यान से देखना, हाफ मल्टीप्लाइड विथ u प्लस वी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है बेटा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को कैसे लिखेंगे, ये प्लस ये अपॉन मल्टीप्लाइड विथ ये प्लस ये मल्टीप्लाइड विथ ये। सॉर्टेड है। तो ये वाला साइड जो कि u है, ये वाला साइड जो कि v है, और ये वाला साइड जो कि टाइम है। तो मैं लिखूंगा u v प्लस यू मल्टीप्लाइड विथ टाइम। ये इक्वेशन याद रखना, इसे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। इक्वेशन याद रखना, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे। अगली चीज, क्या मैं टाइम की वैल्यू यहां से रख सकता हूं, या फिर क्या मैं टाइम की वैल्यू यहां से रख सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं टाइम की वैल्यू यहां से रख सकता हूं, बिल्कुल मैं टाइम की वैल्यू वहां से रख सकता हूं। जैसे ही मैंने यहां पे टाइम की वैल्यू रखी, s इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस यू मल्टीप्लाइड विथ v माइनस यू अपॉन a। बेटा टाइम की वैल्यू वहां से रख दी, v माइनस यू, टी को उस तरफ भेजा, एक को डिनोमिनेटर में ले आया, इस तरह से इक्वेशन बन गई। जब इसे सॉल्व करोगे ये इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हाँ भाई, क्लियर है क्या। और वहीं पर अगर v की वैल्यू में यहां से डाल दूं, v की वैल्यू में यहां से डाल दूं, इसी में v की वैल्यू डाल दूं, जैसे v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, अगर यही वैल्यू डाल दूं तो मुझे मिल जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। समझे। तो हमने तीनों की तीनों इक्वेशन ग्राफ से निकाली है, तीनों की तीनों इक्वेशन हमने ग्राफ से निकाली है। सॉर्टेड हो गया, ठीक। चलो अब अपने इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो पॉइंट था वो कंप्लीट कर लिया। तो हमने कौन कौन सी इक्वेशंस पढ़ी हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कहां कहां से पढ़ी, जरा सबसे पहली इक्वेशन बताओ। इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, पहली इक्वेशन पढ़ी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, क्लियर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्लियर, थर्ड चीज। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने पढ़ी थी, वो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कौन सी थी, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ टाइम। ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन थी। फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जिसका डेरिवेशन मैंने आपको नहीं कराया, पर फिर फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन फिर भी मैं आपको बताता हूं, एस nth, जो हमें बताती है एस nth ट्रेवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, u प्लस a अपॉन 2n माइनस 1। चिकू भैया इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे लगाएंगे, सब सिखा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यही सारी इक्वेशंस है, इन्हीं सब इक्वेशंस पे तुम्हें ध्यान देना है। ये सवाल आया तो सारी इक्वेशंस पे तो तुम अच्छे से सवाल डाल लोगे, nth वाला तुम्हें दिक्कत होगी, इसलिए मैंने nth वाला यहां पे यूज करा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, रिटार्डेशन है मतलब एक्सिलरेशन इसकी हम डालेंगे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन द फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन। अच्छा, फिफ्थ आ गया बेटा, 5 सेकंड होता तो हम कुछ और लिखते, लेकिन फिफ्थ आया, फिफ्थ, फिफ्थ मतलब एस nth, तो यहाँ पे फिफ्थ मतलब n की वैल्यू कितनी डालेगी, 5। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी u प्लस a बाई 2n माइनस 1। u कितना है 10 प्लस a बाई 2, a कितना है जरा बताओ, 2 माइनस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ n की वैल्यू 5 माइनस 1। भाई क्लियर है, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 10 माइनस 2, जरा जल्दी से बताओ, 10 माइनस 1 दैट इज 9।
ये आ गया 1 मीटर। बेटा समझ में आ गया क्या आंसर इसका? बहुत अच्छे से क्लियर है, काफी अच्छे से तुम्हें सारी बात समझ में आ गई यहां तक। चलो अब अपन अगली बात करते हैं कि इन्हीं इक्वेशंस का क्या डेरिवेशन हम कैलकुलस से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इन सारी की सारी इक्वेशंस का डेरिवेशन जो आपने चीकू भैया ग्राफ से बताया, क्या यही डेरिवेशन हम कैलकुलस से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पूरी तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो अब सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि एक पार्टिकल 0,0 से ओरिजिन है, उससे x नॉट डिस्टेंस पे कार है। कार की जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड, वो u है, और कार किसी एक्सिलरेशन a से जा रही है, इसे a नॉट बोल दो। तो क्या मैं चीकू भैया लिख सकता हूं इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू a नॉट होगी। अच्छा, मतलब मुझे एक्सिलरेशन दे रखा है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सिलरेशन दे रखी है जो कि कांस्टेंट है। अच्छा चीकू भैया, कांस्टेंट एक्सिलरेशन को अगर इंटीग्रेट करें तो वेलोसिटी मिल जाता है, और वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करें तो पोजीशन मिल जाता है। यही तो बताया चीकू भैया आपने, आपने बोला था एक्सिलरेशन को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो पोजीशन मिल जाएगी। ओके, तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे भी ला जा सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। यहां देखो तो हमें पता है dv अपॉन dt किसके बराबर है? a नॉट के। तो हमें पता है कि भैया जो dv अपॉन dt है वो a नॉट के बराबर है। अच्छा, मतलब v विल बी इक्वल्स टू a नॉट dt। दोनों तरफ क्या करा? इंटीग्रेशन कर दिया। दोनों तरफ क्या करा? इंटीग्रेशन कर दिया। t इज इक्वल्स टू 0 पे 0 लिख दिया। ध्यान से देखना भाई, दोनों तरफ क्या करा? इंटीग्रेशन कर दिया। यहां पर dv था, इसे dt को इधर फेंक दिया। ध्यान से देखना, a नॉट के साथ dt को इधर a नॉट के पास फेंक दिया, तो dt वहां चला गया, a नॉट dt dv। अब देखो t इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ 0 रख दिया। टाइम यहाँ था तो यहाँ पे, यहाँ टाइम है ना, तो यहाँ टाइम के वैल्यू डालेंगे, और यहाँ dv है तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू डालेगी। ध्यान से देखो, यहाँ टाइम है तो टाइम 0 है, 0 पे डाल दिया। कब तक पता करना है? किसी टाइम t तक। तो यहाँ dt है तो इधर जो वैल्यूज डलेंगी वो टाइम की डलेंगी, और इधर dv वेलोसिटी, तो इधर जो वैल्यूज डलेंगी वो वेलोसिटी की डलेंगी। तो टाइम जब 0 है, यहाँ टाइम की वैल्यू डल रही, टाइम जब 0 है तब वेलोसिटी कितनी है? u है। 0 पे वेलोसिटी कितनी है? u है। तो जब टाइम को हमने यहाँ पे 0 डाला तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी डालेंगे? u डालेंगे। इसका मतलब जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी u है। टाइम 0 है, वेलोसिटी u है। जब टाइम t है तो वेलोसिटी v हो जाएगी। ओके भाई, जब हमने इसे इंटीग्रेट करा तो जब इंटीग्रेट करके हमें यहां पर क्या मिलेगा? जब इसे इंटीग्रेट करा तो v मिलेगा, इधर मिल गया v, इधर मिल गया u, ये आ गया a नॉट बाहर, और a नॉट के अंदर इंटीग्रेशन t। बेटा यहाँ पे a नॉट को बाहर निकाल देंगे, a नॉट को बाहर निकाल देंगे क्योंकि a नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते, इसे बाहर निकाला। यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t आता है, 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा। यहाँ पे 1 था तो dv था, तो 1 का इंटीग्रेशन v आ गया। यहाँ 1 था, 1 का इंटीग्रेशन t आ गया। ठीक है, तो dv के साथ 1 है तो उसका इंटीग्रेशन v आएगा, और dt के साथ 1 है तो उसका इंटीग्रेशन t आएगा। क्या लिखेंगे? 0 से लेके t तक, v से लेके u से लेके v तक। एक बार v डालेंगे v आ जाएगा, एक बार u डालेंगे माइनस u आ जाएगा। a नॉट t में एक बार t डाला, एक बार 0 डाला, तो ये आ गया 0, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v माइनस u इज इक्वल्स टू at। क्लियर है, सॉर्टेड है, क्लीन है, सबको समझ में आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बात करते हैं। तो क्या v इज इक्वल्स टू u प्लस at? आपको ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया चीकू भैया, बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर मैं यहीं पे v को बोलूं कि भैया v का इंटीग्रेशन तो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, मतलब x दे देगा, हम बोलेंगे बिल्कुल, इसे लिख दो dx अपॉन dt, और u प्लस at। कोई दिक्कत नहीं है, dt को उधर फेंक दें, बिल्कुल फेंक दो। तो पहली स्टेप देखो, dt को उस तरफ फेंका, यहां पे लिख दिया dx, u प्लस at, उधर क्या भेज दिया? dt। सॉर्टेड है भाई, जरा जल्दी से बता दो, इधर भेज दिया dt, ये कहां से कहां तक? 0, t इज इक्वल टू 0 पे 0, t इज इक्वल टू t, तो हम t इज इक्वल टू टाइम की वैल्यू में 0 डाल रहे हैं, t की जगह t डाल रहे हैं। ओके, पोजीशन इनिशियल कितनी है? x नॉट, t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन कितनी है? x नॉट, पोजीशन x नॉट, थोड़ी देर में आ जाएगी x। इसे जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो हम ध्यान से देखो, dx के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, dx के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 1, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, तो x आ गया, x नॉट से लेके x तक। u कांस्टेंट है, कैसे पता चला चीकू भैया कांस्टेंट है? क्योंकि भैया u के साथ टाइम थोड़ी है, dt के अंदर u के साथ टाइम है क्या? नहीं, तो u कांस्टेंट है, तो u का इंटीग्रेशन आ जाएगा,
u तो कुछ भी नहीं, u के साथ क्या है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t प्लस a के साथ t है, a कांस्टेंट है, तो हम यहां लिख देंगे a नॉट, a नॉट है वो, a नॉट कांस्टेंट है और उसके साथ t है, t का इंटीग्रेशन आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2। कैसे चीकू भैया? टाइम का पावर 1 है, t की पावर 1, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो जाएगा t स्क्वायर बाय 2। ओके, ओ 0 से लेके t, तो एक बार t डालेंगे तो यही आ जाएगा, एक बार 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। जब पूरी इक्वेशन को लिखोगे तो आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। x माइनस एक्स नॉट मतलब चेंज इन पोजिशन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सॉर्टेड है यहां तक सब कुछ। अगली और आखिरी चीज कि अगर हमारे पास इस तरह से दे दिया कि भैया एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चीकू भैया dv अपॉन dt होती है, अब हम चाहते हैं इसका रिश्ता बनाना dx के साथ, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से समझो इस बात को, dx से तो मल्टीप्लाई कर दिया और dx से ही डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं यार चीकू भैया? क्योंकि बेटा यार यहां पर हमें dx चाहिए। क्यों चाहिए वो मैं बता रहा हूं, अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। पर नहीं था तो हमने क्या करा, इसको dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दिया। जैसे ही dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड करा तो इस dt ने dx के साथ मिलकर वेलोसिटी बना ली। इस dt ने पूछा अरे dx बैठा है, इसके साथ मिलकर वेलोसिटी बना लेता हूं, क्योंकि dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है। dv अपॉन dx बच गया, तो हमें पता चल गया एक्सीलरेशन विल बी इक्वल्स टू v dv अपॉन dx। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। अब हम आ गए कि अच्छा चलो ठीक है, तो एक्सीलरेशन जो कि कांस्टेंट है a नॉट, ये बराबर आ गई v dv अपॉन dx के। dx ने बोला मैं उधर चला जाऊं, हमने बोला ठीक है चला जा, तो यहां पे बचा v dv, a नॉट के साथ आ गया dx। हमने बोला एक काम करो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, तो यहां पर x है तो x के लिमिट डालेंगे, यहां पर dv है तो v के लिमिट डालेंगे। तो हमने dx की जगह यहां पर डाला x नॉट, क्योंकि यहां पर t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन x नॉट है ना, तो हमने यहां x नॉट डाल दी। तो वो पूछेगा कि जब तुम्हारा x नॉट है तब तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है। x जब तुम्हारा x नॉट है, x नॉट है, वेलोसिटी कितनी है, तो x जब x नॉट है वेलोसिटी इसकी u होगी और एक्सीलरेशन इसकी a नॉट होगी, तो इसकी वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी है। x जब इसका कुछ x हो जाएगा तब इसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाएगी। हम ये v यहां पर रखा हुआ है, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v यहां पर रखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि v रखा है तो v की पावर 1 है, इंटीग्रेट करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ओके, तो v स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे आ जाएगा u, यहां पे आ गया v, a नॉट को घर के बाहर निकाल दिया क्योंकि a नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ 1 है, 1 के पीछे dx है, तो dx रखा है तो 1 का इंटीग्रेशन v है, सॉरी dx रखा है तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। तो यहां पे लिख दिया x, कहां से कहां तक, x नॉट से लेके x तक। एक बार इसमें v डालेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a नॉट x, यह आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या ये बात समझ में आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? ओके चलो, तब इस पूरे चैप्टर की आखिरी जो चीज है उस पे हम चलते हैं, जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया, हमने अलग अलग तरह की चीजें देख ली, अब आखिरी जो हिस्सा है उसकी बात करते हैं, दिस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, जैसे हमेशा अगर हम स्पेस में किसी चीज को एक्सेलरेशन देना है, किसी चीज को मूव करना है, तो हमें उसे फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे करके, तब वो जाके चलेगी। हम किसी चीज को धक्का के ले जाएंगे तब फोर्स चलेगी, से वो चीज चलेगी। हॉरिजॉन्टल आइस पे कोई चीज पड़ी हुई है, उसे हम मारेंगे, फोर्स लगाएंगे, तब वो चीज चलेगी। पर अर्थ सरफेस पे तो चीजें ऐसे ही गिर रही हैं, अर्थ सरफेस पे चीजें ऐसे ही गिर रही हैं, क्यों? क्योंकि वो कर रही हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। यहां पर अर्थ की एक्सीलरेशन ही उन्हें वेलोसिटी दे रही है, सब कुछ उनका मोशन नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी की जब भी कोई इंसान, जैसे मैं कूदा यहां से, तो मैंने मोशन करा ना, मैं जब कूदा तो मैं जैसे स्पेस में मैंने जंप मारता, अगर कोई प्लेनेट वेलेट नहीं, ऐसे मैंने कहीं से जंप मारी, तो मैं उड़ के ऐसे चलता चला जाता, वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि कोई और खींच नहीं रहा, कोई और मुझे पीछे की तरफ नीचे की तरफ नहीं खींच रहा। पर जब मैं यहां ऊपर की तरफ किसी चीज को उछाल रहा हूं, तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रही है, जो कि होगी g, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे 9.8। तो ये मोशन दो तरह के होंगे, एक होगा थ्रो,
और एक होगा ड्रॉप। थ्रो और ड्रॉप में क्या अंतर है? थ्रो में इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो जीरो नहीं होगी। थ्रो में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ड्रॉप में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, तो u विल नॉट बी जीरो और u विल बी जीरो इन ड्रॉप। तो ड्रॉप ये है, थ्रो ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में, जब भी ऊपर फेंक रहे हैं तो इट इज अ थ्रो, नीचे फेंक रहे हैं इट इज अ थ्रो, गिरा रहे हैं इट विल बी अ ड्रॉप। समझ में आया? यहां पर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू माइनस जी, यहां पर भी एक्सेलरेशन, यहां पर हमेशा एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू जी लेंगे। क्यों चीकू भैया जी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां ये डायरेक्शन तो चेंज करेगा नहीं, सीधा गिर रहा है। तब कोई चीज गिरेगी तो ऐसा थोड़ी गिरते गिरते वापस ऊपर आ जाएगी, टकरा गई तब की अलग बात है, पर कोई चीज ड्रॉप हो रही है तो वो एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी। ठीक, तो हम सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो आप सिंपल सी बात मान लो कि अगर हम किसी चीज को ड्रॉप होता मान रहे हैं तो फिर वहां पर हम यू ए इज इक्वल टू जी वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स वाली बात करते हैं, हम सिर्फ स्केलर वाली बात करते हैं। पर जब हम ये वाली बातें कर रहे हैं थ्रो वाली, तब हम इसको ए इज इक्वल टू माइनस जी लेकर के चलेंगे। इतना तुम्हें समझ के चलना है। इक्वेशंस में आपको बता देता हूं कौन कौन सी इक्वेशंस लगेगी जब हम थ्रो करते हैं और जब हम ड्रॉप करते हैं। तो थ्रो और ड्रॉप में क्या अंतर होगा? थ्रो वाले में जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी, s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 जी एस माइनस में। सॉर्टेड है। ड्रॉप में क्या लिखेंगे इक्वेशन? ड्रॉप में इक्वेशन लिखी जाएगी v इज इक्वल्स टू जी टी, बेटा प्लस जी लिख रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती। अब यहां पर देखो s इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ड्रॉप में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। फाइनल चीज लिखी हमने, फाइनल चीज हमने यहां पे लिखी s इज इक्वल्स टू, सॉरी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसका एक फॉर्मूले का वेरिएशन ये भी बनता है, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2s अपॉन g। यहां पर फॉर्मूले का वेरिएशन बनता है v स्क्वायर अपॉन 2a और v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gs। समझ गए भाई? तो वो है ड्रॉप के फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले हैं थ्रो के फॉर्मूले। सॉर्टेड हर एक प्राणी को। चलो, अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड विथ वेलोसिटी u, इसे ऊपर की तरफ फेंका है, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी इसकी, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमें पता है वो कितनी है, u इज इक्वल्स टू v दे रखा है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। ओके, तो हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। ठीक है, माइनस में, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस v स्क्वायर है माइनस 2gs, माइनस से माइनस कैंसल, s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2g। सॉर्टेड है, क्लीन है, क्लियर है। चलो अगला, अ बॉल इज थ्रोन अप ऑन द मून वेयर द ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल थ्रोन अप विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमने हाइट रीच का फॉर्मूला निकाला ही है, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा फेंका तो कितनी हाइट तक जाता है, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहां पर वी स्क्वायर अपॉन 2g में अपन डाल देंगे v कितना, 10 इंटू 10, क्योंकि 10 है इनिशियल स्पीड जिससे फेंका है, अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विद 10/6। चीकू भैया जी की वैल्यू 10/6 क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बेटा वो मून की ग्रेविटी की बात कर रहा है। ग्रेविटी ऑन मून विल बी इक्वल्स टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अपॉन 6, इसलिए यहां पे 10/6 डाला है। ठीक है, खच 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 5, 6 ने 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो यह आ गया 30 मीटर। क्या यहां तक सबको क्लियर है क्या? तो भाई बस यहीं तक था जो था। दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ भाई, बस सही में इतना ही था। तुम्हें क्या लग रहा है? बस यहीं तक था, सब कुछ खत्म हो गया है, सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो प्रॉमिस किया था 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करा है, इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।